नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में, एनवीएस का ये आपका सिलेबस है पीजीटी बायोलॉजी का, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी कि इससे संबंधित जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आऊँगा आपके लिए इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में जो आपका पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में, थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए पहले हमें एनसीईआरटी में जाना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में अपनी, तो यहाँ पे आपको लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ये पढ़ना है। ठीक है, इसमें सिंपल चीज़ें लिखी है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, ये आपने अभी कंटिन्यू कर ही ली होगी, स्टार्ट कर दी होगी पढ़ना। सो इसमें मेन जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर करवाऊंगा। ठीक है, मेयर से संबंधित यहाँ पे इस टॉपिक से अभी कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि इसमें जो आपका द लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में फर्स्ट में तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं जो लिविंग थिंग्स हैं उनके। ठीक है, कि अलग अलग जो है, ठीक है, लिविंग की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसको समझने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे गए हैं, जैसे कि सारी जो लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करती हैं। ठीक है, जिसमें इंक्रीज इन मास हो गया और इंक्रीज इन नंबर हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल का उसको माना जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो ग्रोथ शो करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर आ जाता है कि सारे थिंग्स, ठीक है, अगर आप सैंड की बात करें उसको, वो भी एक्यूमुलेट होती है, नॉन लिविंग थिंग्स है वो, तो एक्यूमुलेट होके होके उसकी भी ग्रोथ होती है। लेकिन वो जो है उसको पिक्यूलर कैरेक्टर नहीं माना जा सकता। तो ग्रोथ जो है आपका, उसे एक पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं माना जाता, किसका, लिविंग का। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकती इसको। सो इसमें इतना ही है। ठीक है, रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना गया है, जिससे प्लेन एरिया में यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल दी गई हैं। फंजी जो फंजाई हैं आपके मल्टीप्लाई करते हैं, स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा जो इन्होंने प्रोड्यूस किए उसके द्वारा जो है अपना ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं। और ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं थोड़े से। और जैसे प्लेन एरिया में जो आपको ट्रू रीजनरेशन मिलता है, ये कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और सिंपल एग्जांपल्स हैं, आगे जब हम डिटेल में जाएंगे इन चीज़ों के, आगे आगे चैप्टर पढ़ेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम चलना है। तो टैक्सोनॉमिक एड्स में हम जो है सबसे पहले जाएंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाते हैं सिलेबस में आपको पहले टैक्सोनॉमिक एड से शुरू करना है, फिर कि स्पेसिस मैनेजमेंट की बात करें, सिस्टमेटिक्स आ जाता है, नॉमेनक्लेचर वगैरह, क्लासिफिकेशन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है इसमें समझते हैं। जितना भी इसमें बुक में आपको दिया गया एनसीईआरटी की, उसी को हम जो कंसिडर करते हैं। ठीक है, बाकी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं इनके, इनको आप लोग जो है डिटेल में देख लीजिएगा। अन्य एग्जाम्स में आपके काम आएगा, यूपी वगैरह में भी ये जो है काम आता है। लेकिन क्वेश्चन आंसर में पूरे ही लेकर आऊँगा आपके, जिसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम टैक्सोनॉमिक एड्स में पहले जाएंगे, फिर नॉमेनक्लेचर वगैरह देखेंगे। तो ये है आपका टॉपिक टैक्सोनॉमिक एड्स। इसमें देखते हैं कि जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज हैं ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन knowing our bioresources and their diversity. These studies would require correct classification and identification of organisms. ठीक है, जितनी भी स्टडीज हैं हमारी, ठीक है, हम चाहे प्लांट की कर रहे हो, एनिमल्स की कर रहे हो, जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम एग्रीकल्चर में यूज़ करें उनको, फॉरेस्ट्री में यूज़ करें, इंडस्ट्री में यूज़ करें, या किसी बायो रिसोर्सेज के रूप में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उनकी डाइवर्सिटी समझने के बाद। सो ये स्टडीज़ जो हैं इनका करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमें इंडस्ट्री में यूज़ करना है, तो पर्टिकुलरली जब हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी तो उसे यूज़ करने की बात बाद में सोच सकते हैं। सो इसके लिए
बहुत सारा जो है इंटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज चाहिए होती हैं, ये सब कॉमन चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज, ठीक है। जैसे आप लोग हर्बेरियम वगैरह बनाते हैं, फील्ड्स वगैरह में जाते हैं, आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह में कराया जाता होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को, तो ये फर्स्ट बेसिक है, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजिस्ट ने कुछ इस्टेब्लिश किया है, कुछ प्रोसीजर और टेक्निक्स को, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है, ठीक है, स्पेसिमेन भी प्रिजर्व रहते हैं, और कुछ जो है आपको इसमें बताए गए हैं, और इन्हीं को टेक्सोनोमिक एड्स कहा जाता है। जैसे सबसे पहले आपका हर्बेरियम, ठीक है। अब हर्बेरियम से कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा उसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड्स, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या है? एक तरह का स्टोर हाउस है, ठीक है, जिसमें क्या रखे जाते हैं प्लांट स्पेसिमेन को जो इकट्ठा करे गए हैं, ठीक है। उसके बाद उनको ड्राई किया गया है, प्रेस करा गया है और प्रिजर्व करा गया है सीड्स में, कि नहीं। फिर क्या किया गया? फर्दर दीज सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिए गए हैं इनकी नेमिंग के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनको नेम दिया जाता है। इस तरह से हर्बेरियम आपने देखा होगा, जो है ये एक हर्बेरियम शो कर रहा है, ठीक है, जिसमें स्टोर्ड स्पेसिमेन इस तरह से ड्राइड करा गया है, प्रेस करा गया है और फिर इसको माउंट किया गया उसमें। सो दीज स्पेसिमेन अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट्स बिकम अ स्टोर हाउस और रीपोस्टरी फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। फ्यूचर यूज के लिए भी इनको फिर यूज किया जाता है, ठीक है। फिर द हर्बेरियम सीड्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं कि हर्बेरियम सीड में क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में हर्बेरियम सीड में होता क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, एक लेबल लगता है जिसमें डेट होगा, प्लेस ऑफ कलेक्शन होगा, ठीक है। इंग्लिश में या लोकल में बॉटनिकल नेम्स होंगे, जो भी नेम आपको पता हो। इंग्लिश नेम पता है तो इंग्लिश, लोकल पता है या बॉटनिकल, या तीनों ही। फैमिली, कलेक्टर्स नेम एसेट्रा, ठीक है। तो इतना जितना इसमें दे रखा है एसेट्रा पे आपको ध्यान नहीं देखना है, तो कम से कम ये ध्यान देना है कि इसमें आपका डेट होता है, प्लेस होता है कलेक्शन का, और नेम्स इंग्लिश के हो सकते हैं, लोकल हो सकते हैं या बॉटनिकल हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी फैमिली होगी प्लांट की, और कलेक्टर्स नेम होगा, जिसने कलेक्ट किया उनका नाम होगा। सो हर्बेरिया आल्सो सर्व एज क्विक रिफलर सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो सबसे पहले जो कह सकते हैं कि रेफरेंस के लिए फर्स्ट में किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करना है, तो इनको जो है एक फर्स्ट क्विक रिफलर सिस्टम के रूप में यूज किया जाता है। फिर आते हैं बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स का अगर आपको नाम जब भी आए तो लिविंग प्लांट्स वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, लिविंग। These specialized gardens have collected of living plants for reference। कभी कभी पूछ लेता है हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन्स, ठीक है, तो अलग अलग नाम है इनकी, क्या प्रायिकता है इनमें, क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है कि हर्बेरियम में आपको प्लांट्स को क्या करना है, ट्राई करना है पहले, ठीक है, तो वो लिविंग नहीं होगा। सो इसमें यहाँ जो है दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, और प्लांट्स इसमें plant species in these gardens are grown for identification purposes। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये बोर्ड डिस्टर्ब हो गया होगा, लेकिन अब आपको सही दिखाई देगा इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो प्लांट स्पीसीज है इन गार्डन्स में, वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए जो है ग्रो करी जा रही है, और हर प्लांट को लेबल किया जा रहा है, जिसमें उसके बॉटनिकल साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली को लिखा गया है। जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो वो है आपका KEW इंग्लैंड का है, ठीक है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है, ठीक है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा ये कोलकाता में है। एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो पूछा जाता है लखनऊ में, NBRI, ठीक है। कभी आपको इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ये मेनली कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका। अब बात करते हैं म्यूजियम्स की। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप in educational institutions such as schools and colleges. Museums have collection of preserved plant and animal specimen for study and reference,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके प्रिजर्व्ड होते हैं, जिनको जैसे केमिकल फॉर्मलिन वगैरह में आपने अपनी लैब्स वगैरह में देखा होगा स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो वहाँ पे जो है आपको स्पेसिमेन मिलते हैं जिन्हें क्या होता है, प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, संरक्षित किया जाता है। सो रेफरेंस के लिए स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ठीक है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में उनको रखा जाता है। Plant and animals specimen may also be preserved as dry specimen. Insects are preserved in insect boxes. ठीक है, किसको कहाँ पर प्रिजर्व करा जा रहा है ये ध्यान दीजिएगा। जो प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन है, ठीक है, उन्हें जो है आपको देखिएगा यहाँ पे बॉक्सेस, ठीक है, जार्स में, ठीक है, और प्रिजर्व ड्राई स्पेसिमेन इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन बॉक्सेस में। किलिंग एंड पिनिंग, ठीक है, किल करा जाता है फिर उनको पिन्स के माध्यम से ऐसे रखा जाता है। लार्जर एनिमल्स जैसे कि आपकी बर्ड्स हैं, आपके मैमल्स हैं, यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, ठीक है, उनको एज इट इज, जैसे उनके डेथ हुई है ऐसे स्टफ्ड करा जाता है, उनको एकदम स्टफिंग बनाई जाती है, ठीक है, और फिर प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के स्केलेटन भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या आ जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स में जो आपका ये जो है आपके प्लेसेस होते हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स जो है कैप्ट कर रहते हैं इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को आप जो है एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड कराते हैं इसमें, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है। और इसमें ह्यूमन केयर एंड इन विच enable us to learn about their food habits and behavior। इसमें क्या होगा, आप उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर जो है पता लगती है, ठीक है। और इसके अलावा सारे एनिमल्स जो होते हैं जो आर प्रोवाइडेड एज आर फार पॉसिबल, ठीक है, द कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल, जैसा कि उनका नेचुरल हैबिटेट है वैसी ही कंडीशन जो है जू में प्रोवाइड करती है। और ये कॉमन थिंग्स हैं, ठीक है, इसमें आपको सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, पिक्चर शोइंग एनिमल्स इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया। ये जो आपका जूलॉजिकल पार्क्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है, अलग अलग जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में कह सकता हूँ कि जैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो है की, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। की में क्या है कि की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ठीक है। इसको ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक प्लांट है, ठीक है, किसी एक स्पीसीज है, उसमें कुछ कैरेक्टर है, ठीक है, मान लो राउंड येलो उसका कलर है, ठीक है, उसकी स्पीसीज एक ही, दूसरा है उसमें रिंकल्ड ग्रीन है, जैसे मैंडल का एग्जांपल ले रहा हूँ उसी तरह से जो है समझ लीजिए। तो अगर इफ द प्लांट कलर इज रेड एंड येलो, ये स्पीसीज ये होगी, ठीक है, फर्दर यहाँ पे नाम लिख दिया जाएगा उस स्पीसीज का। ऐसे ही अगर इस तरह का इसमें फ्लावर मिल रहा है तो ये स्पीसीज ये होगी, ठीक है। इसमें तभी हम सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज कर रहे हैं। द की इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट, ठीक है। तो कभी जो कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर्स हैं की में उसको क्या बोला जाता है आपको पता होना चाहिए, तो कपलेट को बोला जाता है। तो जो अपोजिट कैरेक्टर्स है उनको हम लेते हैं इसमें। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, ठीक है, दो अपोजिट ऑप्शंस में जो आपकी चॉइस है उसको रिप्रेजेंट करता है। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन और रिजेक्शन ऑफ द अदर, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक को आपको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे आपने फ्लावर कलर देखा, ठीक है, किसी का आपका राउंड येलो कलर का फ्लावर है, ठीक है, तो आपको इसको जो है एक्सेप्ट करना होगा पहली वाली को, दूसरी क्योंकि जो है पर ग्रीन फ्लावर है तो ये आपको रिजेक्ट करना होगा इस वाली सेकंड वाली को, तो आप फर्स्ट की यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह से यूज होता है इसमें। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, तो इनको क्या बोला जाता है, लीड बोला जाता है। जो सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज हैं आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। तो जितनी भी सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज जो हमको चाहिए होती है, ठीक है, हर कैटेगरी में, जैसे फैमिली में, जीनस में या स्पीसीज में आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो फैमिली की अलग टैक्सोनॉमिक की होगी, जीनस की, ऐसे स्पीसीज की। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है, इनका क्या करना होता है, आपको एनालिसिस करना होता है।
समझना होता है। फिर एक और मेन चीज आ रही है इसमें, फ्लोरास, ठीक है। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। तो ये फ्लोरा, मैनुअल, इन पूछ लेता है एग्जांपल, क्या कौन सा फ्लोरा से रिलेटेड है, क्या मैनुअल्स में क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ कैटलॉग होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड किया जाता है आपने जो भी विवरण को लिखने के लिए। सो दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये भी जो है आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। जैसे फ्लोरा contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area। तो कभी पूछ लेता है कि फ्लोरा में क्या आएगा, ठीक है। तो कभी आपसे पूछ लेता है कि फ्लोरा में क्या होता है, तो फ्लोरा में आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरा जो है आपको एक्चुअल अकाउंट फॉर द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया, ठीक है। किसी एक एरिया में जो प्लांट है, ठीक है, उसका क्या हैबिटेट है या क्या डिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्लोरा जब भी आएगा प्लांट के केस में होगा, ठीक है। फौना ऐसे ही एनिमल के केस में हो जाएगा, दिया नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए फौना में अगर आता है तो। सो दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। और मैनुअल्स काय में यूजफुल होते हैं, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है, फाउंड इन एन एरिया। तो आपने मैनुअल्स के थ्रू जो है आप जो है किसी भी स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। और जो मोनोग्राफ है कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। सीधा सीधा पूछा गया था एक बार एक कंपटीशन एग्जाम में कि एक टैक्सॉन, अगर आपने केवल एक टैक्सॉन को पता लगाना, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, मोनोग्राफ करेंगे, फ्लोरा करेंगे, मैनुअल्स करेंगे या कैटलॉग करेंगे। तो आपको जो है ये बताना होगा कि इसमें मोनोग्राफ को हम जब एक टैक्सॉन की बात करते हैं तो उसको यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये थे टैक्सोनॉमिक एड्स। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जो है अपना यहाँ पे टैक्सोनॉमिक एड्स, कीज और जो स्पेसिमेन मैनेजमेंट है इसको डिस्कस करा है। अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम सिस्टमैटिक्स एंड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का जो भी आपका सिस्टम है, ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, वो क्या है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब टैक्सोनॉमी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत जो बायोडाइवर्सिटी है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दिखते हैं अपने आसपास, ये चीज़ें दी गई हैं इसमें, प्लांट एनिमल्स, ठीक है, जो भी वैरायटीज़ पाई जाती हैं प्लांट एनिमल्स में, उसको एक कंबाइंड टर्म जो रिफ़र किया गया हुआ है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। फिर इतने सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, अब इसको अकाउंट करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, है ना। तो इसके लिए जो है आपका कुछ standardized naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि भारत में, ठीक है, कई स्पीसीज है, ठीक है। हिंदी भाषी में इसको ऐसे मान लीजिए, अगर एग्जांपल ले लेते हैं डॉग का, ठीक है, अंग्रेजी में डॉग हो गया, हिंदी में कुत्ता हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चाइनीज़ कंट्री में जाएंगे, जापानीज़ में जाएंगे, जहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, जापानीज़ करी जाती है, तो वहाँ उनका उनके हिसाब से लोकल नेम होगा, है ना। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए एक दे दिया गया, ठीक है, एक ऐसा नाम दिया जाएगा उस स्पीसीज को जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यही चीज़ लिखी गई है यहाँ पे कि सेम होगा, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नेम होगा वो सेम होगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर, यानी नाम देना। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know that what organism the name is attached to it, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि तभी nomenclature पॉसिबल तभी है जब हम क्या जाए ऑर्गेनिज्म को पहले डिस्क्राइब करें सही से, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स एक्सेट्रा, और कि ऑर्गेनिज्म का नाम जो उसके साथ अटैच होगा, ठीक है, वो क्या होगा। तो इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो कोई भी आपने नया प्लांट देखा कहीं किसी जगह फील्ड में आप गए, ठीक है, जिससे आप नहीं पहचानते हैं, तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज है, ठीक है, तब जाके उसको कुछ नाम देंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। अब साइंटिस्ट ने इसको समझने के लिए इसको
फैसिलिटेट करने के लिए स्टडी को क्या किया, उन्होंने कुछ लॉस वगैरह, साइंटिफिक लॉस वगैरह दिए। सो एक नाम दिया जाए, फिर दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल बैलेंस्ड। ठीक है, ये जो सिस्टम बनाया गया कि नाम देने का कुछ क्राइटेरिया बनाए गए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए जो सभी के द्वारा इसको अपनाया जाता है। तो इसके लिए अगर बात करें इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये जो आपके जितने भी बॉटनिकल नेम्स होते हैं आपके, यानी कि प्लांट्स के नेम जितने भी हैं, उनको ये गवर्न करता है, उनका निर्धारण कैसे नाम देना है ये निर्धारण करता है ICBN। फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। ऐसे ICZN जो आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो ये जो है साइंटिफिक नेम, आइए इंश्योर करते हैं कि एक स्पीसीज को केवल एक नाम दिया जाए। ठीक है, और हर पार्ट में वर्ल्ड के यही नाम रहे उसका। ठीक है, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी जाएं तो साइंटिफिक नेम चेंज नहीं होना चाहिए। फिर बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू ऑल ऑर्गेनिज्म, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। अब हर नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो आपको डिस्कस करना है, पढ़ना है। ठीक है, यानी कि एक स्पीसीज है उसके दो नाम होंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल्स आएंगे। वैसे तो ये तो सिंपल है, ये चीज़ें अक्सर पता ही रहती हैं आपको। कैरोलस लीनियस ने ही जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, पाइसम सटाइवम जैसे मटर का नाम है, पौधे का नाम है। पी के पौधे का बॉटनिकल नेम क्या हो गया, पाइसम उसकी जेनेरा हो गया, जेनेरिक नेम हो गया, और सटाइवम जो है स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। तो ये फिर इसके कुछ यूनिवर्सल जो है नियम है। ठीक है, सारे जो फॉलो करेंगे सबके सब। मैग्निफेरा इंडिका का जो है आपको एग्जांपल दिया है NCERT में। पहला क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा और इटैलिक्स में लिखा जाता है जब भी आप लिखेंगे इसको। लेकिन अगर आप इटैलिक्स में नहीं लिख पा रहे हैं, तिरछे करके नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसके नीचे एक जो है इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, मैग्निफेरा इंडिका। ठीक है, एक सीधी लाइन जो है स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम है। जनरल चीज़ें ये पता ही रहती हैं अक्सर। और फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम का जीनस और दूसरा जो है उसका स्पीसीज बताता है। ये जीनस हो गया, स्पीसीज होगी। फिर दोनों वर्ड्स जो है बायोलॉजिकल नेम में हाथ से लिखे जाएंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, अलग अलग अंडरलाइन होंगे। ठीक है, और प्रिंट करेंगे तो इटैलिक पे प्रिंट करते हैं उनको। ठीक है, ताकि वो लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज इसी तरह तिरछा लिखा जाता है, तो इसलिए उनको इटैलिक में लिखा जाता है। और फर्स्ट वर्ड denoting the genus start with the capital letter while spacing name, देख पा रहे होंगे इजीली। ठीक है, कि जो आपका नेम है वो कैपिटल्स लिखा गया है यहाँ पे और ये स्मॉल से लिखा गया है। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे इसके, और इसमें सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग है उनको स्टडी करना इम्पॉसिबल है। सो कुछ क्या होना चाहिए, कुछ नेसेसरी क्या होना चाहिए, डिवाइस, सम मीन्स टू मेक इट पॉसिबल, कुछ ना कुछ। इसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे हम, क्लासीफाई कर देंगे। जैसे कि आपको पता होगा जितने भी कैट्स हैं, डॉग्स हैं, आपका अगर लायन है उनका एक सेम फीचर होता है, जैकाल्स हैं। ठीक है, उनके कैनाइन टीथ देखेंगे तो उसी हिसाब से होते हैं, तो उनके हिसाब से उन्हें एक कैटेगरी में रख दिया गया है। ठीक है, और मैमल्स में जो है उनको रखा गया है ऐसे ही जो वीट है, राइस है, प्लांट्स, एनिमल्स आर कन्वर्ट कैटेगरी टू यूज दिस स्टडी दिस साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सा। जो है इसको टैक्सा कहा जाता है। ठीक है, सो ये सिंपल चीज़ें, यहाँ पर से क्वेश्चन बनते हैं नहीं। सो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टेक्सोनॉमी में आपका आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन आ जाता है, इसी को टेक्स्ट सिस्टमेटिक्स में दिया गया है। ठीक है, फिर आपको जो पढ़ना है वो है सिस्टमेटिक्स। थोड़ा क्या है, ठीक है, ये चीज़ आनी चाहिए। सिस्टमेटिक्स भी उसमें दिखा रखा है आपका, इसको देख लीजिए ध्यान से।
तो ह्यूमन बींग्स वेर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज। जब आप डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को जान गए, ठीक है, उनकी डाइवर्सिटी जान गए, टेक्सोनॉमी में आ गया, बट ऑल्सो रिलेशनशिप। जब रिलेशनशिप भी देखने लग जाएंगे तो उस ब्रांच को बोल देते हैं हम सिस्टमैटिक्स, ठीक है। ये जो आपका लैटिन वर्ड सिस्टमा से लिया गया है, इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म का। लीनियस ने इसको सिस्टम ऑफ नेचर जो है यूज किया था उसके पब्लिकेशन के हिसाब से, ठीक है। और कभी जो इसमें क्वेश्चन बनता है, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो आपका ये बनता है कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की से रिलेटेड, ठीक है। स्पीसीज सबसे लास्ट में होती है, सबसे ऊपर किंगडम आता है, ठीक है। फिर स्पीसीज के बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। फाइलम आपका एनिमल के केस में और डिवीजन प्लांट के केस में यूज़ करा जाता है। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप कि हमने टेक्सोनोमिक एड्स कीज और मैनेजमेंट, सिस्टमेटिक एंड बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका, क्लासिफिकेशन और जनरल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एंजियोस्पर्म तक, और बॉटनिकल गार्डन्स, ये सब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले, ठीक है। और साइलेंट फीचर्स वाला भी इसमें डिस्कस करना बाकी है। सो इस तरह से हमारा ये जो पूरी यूनिट है वो जो है 2 पार्ट्स में कवर हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।